हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणितम फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स सेकेंड चैप्टर क्लास 9th का। ठीक है, इसके पहले 9th क्लास का वीडियो नहीं बना है, तो आज एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि चैप्टर 2 है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है जी। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले आप ये जानिए कि हम लोगों को इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको अगर हम लोग बात करें टॉपिक, तो आप कह सकते हैं नंबर 1 आपका हो गया फोर्स। इसमें हम लोग बातें करेंगे अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्स। दूसरा अगर हम बात करें तो हम लोग कह सकते हैं टाइप ऑफ फोर्स के बारे में जानेंगे, टाइप ऑफ फोर्स के बारे में जानेंगे। और इस टाइप में हम लोग जानने जा रहे हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या जानने जा रहे हैं? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। ठीक है जी। इसके बाद एक और इसमें आ जाता है रिजल्टेंट के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। इतना पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे आपका, अगर बात करें तो लॉज ऑफ मोशन के बारे में, जिसमें कि आपका 3 लॉ कहलाएगा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ के बाद हम लोग जानेंगे इसका एप्लीकेशन कि कहाँ कहाँ ये यूज हो रहा है, कहाँ देखने को मिलेगा। इसी में हम लोग जानेंगे अबाउट द इनर्शिया, कि इनर्शिया क्या है, एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में भी जानेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि 3 तरह का इनर्शिया होता है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। और एक और टॉपिक जानेंगे इसमें हम लोग, कौन सा? वो है आपका मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है। और लास्ट टॉपिक आपका आ जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और यहां पर ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल्स, कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। ठीक है जी। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं अबाउट द फोर्स। सबसे पहले आपका आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, फोर्स होता क्या है। तो सिंपल डिफिनेशन जो हम लोग बेसिकली जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं वहीं पर बातें करेंगे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज को उसमें ऐड कर दिया जाएगा। जैसे हम लोग अगर बात करें पुश एंड पुल, पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स। पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अगर किसी वस्तु को आप क्या कर रहे हैं, अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट दिस इज एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप खींच रहे हैं, अगर आप खींच रहे हैं, या हम ये कहें कि इस ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हैं, आप इसे धक्का दे रहे हैं तो इधर जाने के लिए। तो ये जो आपका हो रहा है पुश और पुल किसी भी वस्तु को, ताकि उसका स्टेट चेंज कर जाए, रेस्ट में है तो मोशन में चला जाए, ठीक है जी, डायरेक्शन चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, तो ये आपका क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बातें करने जा रहे हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ऐसा यूनिट फोर्स जो होता है वो आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों कैपिटल एन से, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एन। इतनी बातें समझ में आई। ये आपका ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करें सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, तो ये आपका कहलाता है डाइन। क्या कहलाता है? डाइन। और एक चीज और जान लें कि 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि सर ये क्वांटिटी कौन सा होगा, ये क्वांटिटी कौन सा होगा, तो ये क्वांटिटी कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स कौन सा क्वांटिटी है बच्चों? फोर्स जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है।
क्या इतनी बातें समझ में आई? चलिए अब हम लोग बातें करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? एक सेकंड। इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स? इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। चलिए, तो सबसे पहला का इफेक्ट जो होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? मोशन में चला जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं रेस्ट से किस में चला गया? मोशन में। रेस्ट से किस में चला गया? मोशन में। दूसरा अगर हम बात करें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो किस में जा सकता है? रेस्ट में जा सकता है। कैसे जाएगा सर? आप कोई भी बॉल को कैच करते हैं तो बॉल जब आपके पास आ रहा है तो वो मोशन में है। कैच कर लिए, पकड़ लिए तो क्या चला गया? रेस्ट में। तो मोशन में है तो रेस्ट में जा सकता है। रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट है, पत्थर है, इस पत्थर पे अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये आपका मूव करेगा। मतलब कि आप कह सकते हैं कि सर ये आपका रेस्ट में था और इस पे हम क्या अप्लाई कर दिए? फोर्स अप्लाई किए। अब ये आपका मूव करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि फोर्स अगर अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट पे तो उसमें क्या हो जाएगा? डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। समझ लीजिए बातों को। तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है। डायरेक्शन चेंज कैसे कर सकते हैं? आप बैडमिंटन खेले हैं, बैडमिंटन खेले हैं, इधर से आप मारे, इधर वह आप खड़े हैं, इधर से मारे, इधर जो खबड़ा है वो क्या करेगा? बैडमिंटन से कॉर्क को डायरेक्शन दे सकता है, दे सकता है दूसरे डायरेक्शन में। बैट बॉल आप देख लीजिए, क्रिकेट मैच, बॉल फेंकता है, बैट्समैन बॉल को दूसरे डायरेक्शन में भेज देता है, कभी 6 कभी 4। चलिए, तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, वी कैन चेंज द शेप। हम लोग क्या कर सकते हैं? शेप को चेंज कर सकते हैं। शेप को चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर शेप को चेंज? बात ये है, आप एक ऑब्जेक्ट लीजिए। अब ये नहीं कि सर पत्थर ले लो आप उसको दबा दो। आप ले सकते हैं, फोम ले सकते हैं, आप रबर ले सकते हैं, आप प्लास्टिक का बोतल ले सकते हैं, एम्प्टी बोतल जिसका ढक्कन खुला हुआ है, आप बैलून ले सकते हैं। आप उस पर फोर्स लगाइए। फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? शेप चेंज हो जाएगा। तो वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। डायरेक्शन को चेंज किया सकता है। अगर कोई रेस्ट में है तो मोशन में जा सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है। क्या इतनी बातें समझ में आई? चलिए, डायरेक्शन चेंज, शेप चेंज। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ फोर्स। तो नंबर 1 जो आता है दैट इज कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? ये आपका बैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस्ड फोर्स होता क्या है? बैलेंस कहने का मतलब सिंपल समझिए, आप तराजू देखें, तराजू बटखरा वाला, दैट इज कॉल्ड द बीम बैलेंस। एक तरफ बटखरा रखा रहता है और एक तरफ आप जो भी ऑब्जेक्ट खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसे आप रखिए। जब दोनों आपका क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, ना एक इधर जा रहा है ना एक इधर जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? बैलेंस्ड। या आप ये कह सकते हैं कि सर एक एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड टग एंड वार। टग एंड वार, ये आपका यहां पर आपका है, यहां पर कुछ लोग खड़े हैं, कुछ बच्चे खड़े हैं और ये अपना क्या लगा रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और इधर भी बच्चे खड़े हैं, ये भी बच्चे खड़े हैं, ये भी इधर से क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। अब ये आपका लाइन हो गया। अब ये लाइन से ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स कहने का मतलब कि अगर जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो उस समय ये आपका बैलेंस फोर्स कहलाता है। ठीक है जी। तो बैलेंस फोर्स में अब यहां पर एक टर्म और आ जाता है दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट से पहले हम एक छोटा सा डायग्राम और समझने की कोशिश करेंगे कि सर बैलेंस फोर्स में और क्या होता है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें कि मान लीजिए ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट लिए, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट पे आप नंबर ऑफ फोर्सेस को अप्लाई कर रहे हैं। नंबर ऑफ फोर्सेस F1, F2 एंड F3 फोर्सेस को अप्लाई किए। अब ये क्या हो रहा है? ये आपका मूव नहीं कर रहा है, ये अभी भी क्या है? स्टिल इन रेस्ट। स्टिल इन रेस्ट, अभी भी रेस्ट में है। तो इस समय क्या हो जाएगा? आपका बैलेंस फोर्स, ये कहलाएगा बैलेंस फोर्स, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा? 0।
रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा 0। तो आप ये कहना चाहते हैं सर कि रिजल्टेंट को ये कहा जा सकता है कि रिजल्टेंट आपका क्या हुआ कि व्हेन, रिजल्टेंट एक प्रकार का सिंगल फोर्स है। रिजल्टेंट क्या है, एक प्रकार का सिंगल फोर्स जो कि इक्वल होता है एंड गिव द सेम इफेक्ट, गिव द सेम इफेक्ट, सेम इफेक्ट, गिव द सेम इफेक्ट, वो बराबर इफेक्ट डालता है, दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस। तो सिंगल फोर्स गिव द सेम इफेक्ट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोर्सेस। अब आप ये बताइए कि यहां पर F1, F2 एंड F3 3 फोर्सेस हैं। अब इसके जगह पर अगर हम ये बात करें कि सर इसके जगह पर आप एक सिंगल फोर्स को लाइए, इसके जगह पे क्या करिए, इसके जगह पे आप सिंगल फोर्स को अप्लाई कर दीजिए। अगर मान लेते हैं कि ये आपका सपोज करिए कि दिस इज 5 न्यूटन, दिस इज 10 न्यूटन एंड दिस इज 20 न्यूटन, टोटल कितने हो गए, 20, 10, 30 और 5 35 न्यूटन। तो अब हम ये कहें कि सर 35 न्यूटन जो 3 फोर्स मिलके लगा रहे हैं, एक सिंगल फोर्स अप्लाई करवा दीजिए जो अकेला 35 न्यूटन का है, तो इसे हम लोग कहेंगे, इस केस में रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। तो अभी भी आपका क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर रहा है, बराबर लगाए हैं, इक्वल फोर्स लगाए हैं, तीनों फोर्स के मुकाबले लगाया गया है, तो अभी भी आपका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अभी भी रेस्ट में है। तो अभी भी क्या है, रेस्ट में। तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या हो रहा है, 0, और इस फोर्स को क्या कहा जाएगा, पूरे को बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। बाकी समझ में आ गई बाबू। सेकेंड हम लोग बातें करने जा रहे हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या बातें करने जा रहे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है ये बात करें। अनबैलेंस्ड फोर्स कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक तरफ ज्यादा वेट कर दीजिए और एक तरफ कम, जैसे कि आप ये समझिए कि ये आपके पास तराजू है, ये आपके पास क्या है, दैट इज कॉल्ड बीम बैलेंस, ये इसका कांटा हो गया। अब यहां पर आप 5 kg रखे हुए हैं और यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट रखे हैं, अभी तक ये 5 था लेकिन ये कांटा सीधा था, लेकिन अब क्या किए, आप इसमें ज्यादा लगा दिए, आप इसमें क्या लगा दिए, ज्यादा लगा दिए। अब ज्यादा अगर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अनबैलेंस्ड हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, ये तराजू में आपका दिखाता है कि नहीं दिखाता है कि भैया ये आपका अनबैलेंस्ड हो गया है, ज्यादा मटेरियल चढ़ गया है, कम करिए, तो कम करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका अनबैलेंस्ड फोर्स है। मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो आपका ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस आ जाए, उसके स्टेट में चेंज आ जाए, मोशन में है तो रेस्ट में जा सकता है, या फिर स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। हाँ, एक इफेक्ट और था बच्चों कि फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्पीड में और डिक्रीज में, इंक्रीज और डिक्रीज। तो नंबर 5 वाले में 5वां पॉइंट जो छूटा था उसमें ऐड कर लेंगे। चलिए यहां पर फिर से बातें कर लेते हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि अब आप कह सकते हैं कि सर अगर हम ये बात करें कि हमारे पास ये आपका, या फिर दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, टग एंड वार वाला है, टग एंड वार वाला ही समझ लीजिए। ये आपका था, यहाँ पर 3 बच्चे खड़े हैं, 3 बच्चे खड़े हैं, 3 बच्चे खड़े हैं, और यहाँ पर भी 3 बच्चे खड़े हैं। तो अभी तक हम लोग क्या बोले कि ये आपका बैलेंस था, लेकिन अगर हम बात ये करें कि ये आपका इसका स्टार्टिंग लाइन था, ठीक है जी, तो इधर हम लोग स्टार्टिंग लाइन फिर से बना देते हैं सेम, और ये इधर आपका आ चुका है। और हम लोग क्या किए, हम लोग किए कि एक्स्ट्रा बच्चे को ऐड करवा दिए, एक्स्ट्रा बच्चे को एक तरफ क्या किए, ऐड करवा दिए। तो एक तरफ एक्स्ट्रा बच्चा जब ऐड हो जाएगा तो अब ये क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये इधर चला आया, मतलब ये क्या हो गया, मूव कर गया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। तो अनबैलेंस्ड फोर्स में सर क्या रिजल्टेंट 0 होता है, नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टेंट 0 नहीं होता है। वो आपका रिजल्टेंट 0 कब होगा, जब बैलेंस्ड फोर्स होगा तब होता है। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आ गई। तो आप कह सकते हैं कि सर अगर हम ये कहें कि इस ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
वही F1, F2 एंड F3 फोर्स अप्लाई किए, जो कि आपका 5, 10 और 20 न्यूटन था, टोटल 35 न्यूटन। और इसके जगह पे आप एक ही फोर्स अप्लाई करिए, दैट इज मोर देन 35 न्यूटन। एक ही फोर्स अप्लाई करना। छोटा बच्चा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, 3 बच्चे मिलके 35 न्यूटन का एक हट्टा कट्टा बच्चा लाइए, तंदुरुस्त बच्चा, बड़ा बच्चा, और वो क्या करेगा, इस पत्थर को, इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, तो वो कहलाएगा आपका अनबैलेंस फोर्स, और वो ही आपका फोर्स, आपका रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा, क्योंकि बोला गया है सेम इफेक्ट देने के लिए, तो सेम इफेक्ट दे रहा है। बातें समझ में आ गई बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। चलिए हम लोग बात करते हैं अबाउट द लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो ये बातें हुई किसकी किसकी, फोर्स के बारे में हम लोग जान गए कि पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट जाने, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन। सीजीएस यूनिट जानेंगे कि सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन, और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 का पावर 5 डाइन होता है। चलिए बात यहां तक हो गई। उसके बाद हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में भी जाने। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में जा सकता है, और अगर कोई मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है। डायरेक्शन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, शेप भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, और स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 5। अब आप सोचिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं और आपका दोस्त जो है पीछे से आकर के आपको पुश कर दिया। दिस इज बाईसाइकिल, मान लीजिए दिस इज बाईसाइकिल, आप इस पे बैठ करके आराम से चला रहे हैं। अब कोई पीछे से आकर के धक्का दे दे तो क्या होगा, उस केस में स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? अगर धक्का दे दे तो क्या हो जाएगा, स्पीड आपका बढ़ जाएगा। और वही दोस्त आकर के अगली बार धक्का ना दे करके उस साइकिल में लटक जाए, तो अगर लटक जाएगा तो अब चलाने में कैसा लगेगा, स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो फोर्स लगाने से स्पीड को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग बातें करने जा रहे हैं अबाउट द लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, तो लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पहला नियम जानते हैं, न्यूटन साहब का था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक रहना चाहेगा? बात यह है ना, कब तक रहना चाहेगा? जब तक रहना चाहेगा तब तक कि उस पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है जी। तो कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, will remain at rest, and when an object in motion, and when an object in motion will continue in motion till when an external force will not apply on it करते हैं। तो ये आपका हुआ कि अगर कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि आप डेली स्कूल जाते हैं, बेंच पे बैठते हैं, बेंच तो रेस्ट में है, अगले दिन आप फिर आते हैं, वो अपने जगह पर ही रहता है। अब आप उसमें जाइएगा, उस पर बैठिएगा, उसको घसकाइएगा, इधर से उधर घसकाएंगे, तब वो आपका मोशन में आएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। जैसे एक दूसरा एग्जांपल समझिए कि जैसे आपके रूम में फैन मूव कर रहा है, स्विच ऑन किए, फैन मूव कर रहा है। ऐसा हो कि न पंखा खराब हो, न बिजली कटे, सारा चीज बढ़िया रहे, तो क्या ये पंखा अपने से बंद होगा? क्या ये फैन अपने से ऑफ हो सकता है? नहीं। कब तक नहीं होगा? जब तक कि आप बाहर से स्विच को ऑफ ना कर दें। जैसे बाहर से स्विच को ऑफ करिएगा, आकर के स्विच ऑफ कर देते हैं तो पंखा बंद हो जाएगा। और अब बंद है, पंखा बंद है, रेस्ट में है, तो अपने आप तो मोशन में आएगा नहीं। कब आएगा? जब आप उस पर जाके बाहर से फोर्स अप्लाई किए।
उस स्विच को ऑन किए, तब वह क्या आ जाएगा, मोशन में आएगा। बातें समझ में आ गई। और इसी फर्स्ट लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब बात यह है कि सर इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, तो कह सकते इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं किसी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी जो क्या करता है, विच रेसिस्ट, जो रेसिस्ट करता है, रोकने का काम करता है, विच रेसिस्ट एनी चेंज इन इट, विच रेसिस्ट एनी चेंज इन इट बाय अप्लाइंग फोर्स, बाय अप्लाइंग फोर्स, बाय अप्लाइंग फोर्स। अब रोकने का काम कर रहा है। कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी वस्तु ले लें, तो वो क्या करता है, अगर आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो रोकेगा, ठीक है ना। चेंजिंग को आने से रोकता है, जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो अपने आप में चेंज होने से रोकता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा गया, इनर्शिया कहा गया। क्या कहा गया, इनर्शिया कहा गया। तो इनर्शिया सिंपल समझिए, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी विच रेसिस्ट एनी चेंज, कोई भी चेंज को क्या करेगा, रोकने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। अब बात है कि सर इनर्शिया ठीक है, अब आप बताइए टाइप ऑफ इनर्शिया। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बातें कर लें तो नंबर 1 होता है बच्चों इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा अगर हम लोग बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा क्या होता है बच्चों, थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 तरह के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए बारी बारी से इन सारे चीजों पे देखते हैं कि क्या होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सबसे पहले जानेंगे हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। चलिए तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम लोग देख लेते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता क्या है। इनर्शिया के बारे में जाने, लॉज ऑफ मोशन के बारे में जान गए, अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में जानते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है आपका, आप सिंपल समझ सकते हैं एग्जांपल की, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई फोर्स अप्लाई करे तो रेसिस्ट करेगा, अपने आप में होने वाले बदलाव को रोकेगा, ठीक है। तो वो कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आप कह सकते हैं कि आप ये देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपको हम बताने जा रहे हैं, सिंपल सा जो बुक में मिलेगा, कि आप एक ग्लास लें, ग्लास, आप इस पे एक कार्ड रख दीजिए, इस पे क्या रख दिए, कार्ड, दिस इज अ कार्ड। और इस कार्ड पे आप क्या कर लें कि एक कॉइन रख दें, ये आपका हो गया कॉइन, दिस इज अ कॉइन। और जैसे ही आप इसे फोर्स अप्लाई करेंगे, टक से मारेंगे, कैसे मारेंगे, टक से मारेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो ग्लास था, इस ग्लास में हमारा कॉइन जो है वो आपको देखने को मिलेगा नीचे, क्या, और कार्ड जो है वो आपका हवा में उड़ता हुआ जा रहा है, ये उड़ता हुआ जा रहा है। तो हुआ क्या, ये देखिए कि ये कार्ड था, इस कार्ड पे जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई किए, ये इसके साथ रेस्ट में था, कॉइन क्या था, रेस्ट में था, कार्ड भी रेस्ट में था, दोनों रेस्ट में थे। जैसे इसे हम जोर से फोर्स अप्लाई किए इस पर, ये कॉइन आपका नीचे गिर गया, क्योंकि ये चाहता है कि हम रेस्ट में रहें, तो ये नीचे चला आया और कार्ड आपका मूव कर गया। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो आप कहेंगे कि सर ये आपका एक पेड़ है और इस पेड़ में फल लगे हुए हैं, चलिए आम का सीजन है तो आम ही लगा दें, आम लगे हुए हैं, और कोई बच्चा इसे आकर के जोर से सेक कर रहा है, वाइगरसली सेक इट। तो जब इसे जोर से हिलाएगा, पेड़ के डालियों को जब जोर से हिलाएगा, तो जो पत्ते होंगे, आप ये कह सकते हैं सर जो पत्ते होंगे या ये लीफ जो होगा या फिर फ्रूट जो होगा, वो आपका क्या होगा, फॉल डाउन। ये क्या हो जाएगा,
डाउन, नीचे गिर जाएगा। क्यों गिरा? आखिर गिरा तो क्यों गिरा? जब किसी पेड़ को या पेड़ के डाली को जब हम लोग जोर से हिलाते हैं तो पेड़ के जो पत्ते होते हैं जो सूख चुके हैं, जो ड्राई लिप्स होंगे, पीले पत्ते जो होंगे, या जो फल होंगे जो पके हुए हैं, तो वो आपके नीचे गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि ये आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो रहा है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द फ्रूट्स एंड द लिप्स वांट टू बी इन रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसीलिए ये क्या होता है, नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो हम लोग लेते हैं कारपेट का। क्या लेते हैं? कारपेट। कारपेट समझ सकते हैं? कारपेट आपका, आप वो कारपेट समझिए या फिर जो घर में होता है पैर पोंछने वाला, ठीक है। तो अगर किसी कारपेट को आप लटका देते हैं, ये आपका कारपेट लटका हुआ है, और इसे बीट करें एक स्टिक से, इसे स्टिक जोर से इसे बीट करेंगे, तो आपका क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल, दिस इज ए डस्ट पार्टिकल। अच्छा, ये फॉल डाउन, तो एक दो आम को, पत्ते को नीचे गिरा देते हैं। चलिए, तो ये डस्ट पार्टिकल्स जो होगा वो क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा। डस्ट पार्टिकल्स फॉल डाउन, व्हाई? बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, डस्ट पार्टिकल से डस्ट पार्टिकल, तो डस्ट पार्टिकल जो होंगे वो भी क्या होंगे, फॉल डाउन कर जाएंगे। कब करते हैं? जब किसी कारपेट को आप स्टिक से बीट करते हैं, तो उस समय कारपेट जो है अपना पोजीशन चेंज करता है। आप ये समझिए कि ये आपका कारपेट है और ये आपका डस्ट पार्टिकल है। अब जैसे हम बीट करेंगे तो उससे ही क्या होगा, आप कहेंगे ये जो डस्ट पार्टिकल है वो बीट करने पे अपने जगह पे ही नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि सडनली बीट करने पे वो अचानक से मूव किया कारपेट, और कारपेट जब सडनली मूव करेगा, आप कहेंगे कि सडनली जब मूव कर रहा है तो डस्ट पार्टिकल्स जो हो रहा है वो आपका फॉलन डाउन हो रहा है, नीचे हो रहा है। बातें समझ में आई? एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एग्जाम्पलों की कमी नहीं है, बात कमी है तो सिर्फ समझाने वालों की और समझने वालों की, ठीक है। अब आप ऐसा समझिए कि आपके पास एक बहुत ही सुंदर बाइक है। हम एक बाइक लेते हैं, एक आपका ये बाइक हो गया, और इस बाइक का नाम बड़ा खतरनाक है, दैट इज कॉल्ड रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड बना दिए हैं। ये इसका इंजन हुआ और ये इसका सीट हुआ, और पीछे में भी चक्का है, ठीक है ना? सही चल रहा है? चलिए, अब अच्छा साइलेंसर भी दे देते हैं बाबू, कुछ स्पोक्स भी लगा देते हैं। चलिए, अब ठीक है। अब यहां पर एक जो आदमी बैठा है वो क्या कर रहा है, अभी रेस्ट में है। अभी ये बाइक किसमें है? रेस्ट में है। और इस सही समय एक और आदमी बैठा है, एक और आदमी क्या हो रहा है, बैठा है, आराम से ऐसे करके पीछे बैठा हुआ है। अभी रेस्ट में है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अब जब रेस्ट में है तो उस समय ये जो आदमी बैठा हुआ है बिना किसी को पकड़े हुए, ठीक है, इसका सिर्फ बॉडी पार्ट कांटेक्ट में आ रहा है बाइक का, तो रेस्ट में है, बाइक भी रेस्ट में है, बुलेट भी आपका रेस्ट में है, ये इंसान भी रेस्ट में है, ये भी इंसान रेस्ट में है। लेकिन हुआ क्या, जब ये स्टार्ट हुआ, जब क्या होगा, स्टार्ट होगा, क्या होगा, स्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा बाइक को बना दें, हमारा रॉयल एनफील्ड है तो लगना चाहिए भैया कि रॉयल एनफील्ड है। रॉयल एनफील्ड बन चुका है आपका, रेडी है चलने के लिए, ठीक है, चलने के लिए रेडी है रॉयल एनफील्ड। इसमें ज्यादा मजा आता है रॉयल एनफील्ड में। चलिए, तो आदमी जो था बैठा हुआ वो तो बड़े मजे से बैठा हुआ था। अब जो आदमी जैसे स्टार्ट करेगा तो अब क्या होगा ये बताइए। जब ये बैठा हुआ था तो उस समय रेस्ट में था, अचानक से जब स्टार्ट होगा सडनली, अब ये क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और स्टार्ट कैसा हुआ, सडनली स्टार्ट हुआ। स्टार्ट क्या, सीधे 1 नंबर से 2 नंबर गियर लगाया और गाड़ी चल पड़ी। अब जो पीछे आदमी बैठा हुआ है वो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, वो ऐसा हो जाएगा, ऐसे बैठा हुआ था
ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे कब हुआ, आप कहेंगे कि ये अब ये जो इंसान था उसका ये बॉडी पार्ट जो था वो इसके साथ मोशन में चला गया, लेकिन अपर पार्ट ये जो आपका है दिस इज अपर पार्ट, ये अपर पार्ट अभी चाहता है कि हम रेस्ट में ही रहें, लेकिन लोअर पार्ट जो है दिस लोअर पार्ट इज इन मोशन। ये किस में चला गया, मोशन में, लेकिन अपर पार्ट अभी भी रेस्ट में है। तो यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति गाड़ी के पीछे बैठा हो या अगर आप ट्रेन में हैं या बस में हैं, आप आराम से खड़े रहिए बस में पकड़ करके डंडे को, और जब स्टार्ट होगा तो आप फील करिएगा कि आप फॉल कर जाते हैं। किधर फॉल करते हैं, फॉल बैकवर्ड, पीछे की ओर चले जाते हैं। देख सकते हैं डायग्राम में कि हाँ चला गया ये बाबू साहब, समझ रहे हो ना। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सारे एग्जाम्पल जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल है। बातें समझ में आ गई, क्लियर है जी, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बातें करते हैं, सेकेंड हम लोग बातें करने जा रहे हैं सेकेंड टाइप, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन का। अब इनर्शिया ऑफ मोशन हुआ क्या, तो इनर्शिया ऑफ मोशन में आप कह सकते हैं कि जब आप ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो या खड़े हो, ठीक है, या बाइक पे बैठे हो और अचानक से ब्रेक लग जाए, यही वाला जो यहाँ पर बैठा था इसका दोस्त जो दोनों बैठा हुआ था, है ना, कौन सा बाइक था, आप कहेंगे सर रॉयल एनफील्ड था। तो रॉयल एनफील्ड को हम बना देते हैं, सॉरी दिस इज रॉयल एनफील्ड। एक चक्का बड़ा छोटा नहीं होगा, बराबर होगा, थोड़ा सा बातों को समझ लीजिएगा। चलिए तो ये आपका हो गया साइलेंसर वाला, दिस इज कॉल्ड रॉयल एनफील्ड। यहां पर ये व्यक्ति बैठा हुआ है और बाइक आराम से चला रहा है, इसके पीछे जो बैठा है वो भी बढ़िया से बैठा हुआ है। अब इसका गाड़ी ये आराम से, जो पहले वाला आप देख रहे थे पीछे फॉल किया था, बेचारा दोस्त था, बोला कि भाई आराम से बाइक चला, अब आराम से बैठा हुआ है कंधे पे हाथ दे करके, ये मोशन में है। ये किस में है, मोशन में। जब ये मोशन में है, बाइक आपका मोशन में है, बाइक पे बैठे जो लोग हैं वो भी इसके साथ मोशन में ही हो रहे हैं, मान लेते हैं भैया होता ही चल ही रहा है। अब क्या हुआ, सडनली ये ब्रेक अप्लाई किया, ये क्या अप्लाई किया, ये अप्लाई किया ब्रेक जो चला रहा है। अब आप देखेंगे कि जो रॉयल एनफील्ड मूव कर रहा था बड़ा ही तेजी के साथ, ठीक ना, बड़ा ही तेजी में जो मूव कर रहा था, तो इसका साइलेंसर हो गया और ये आपका चक्का हो गया। थोड़ा सा चक्का जो है, टायर जो है गड़बड़ बन रहा है, तो भैया समझने वाली बात है, समझेंगे हम लोग और क्या। अब ये ब्रेक अप्लाई किया, मूव कर रहा था, तो ब्रेक अप्लाई किया तो जो पीछे बैठा हुआ था वो बाबू साहब आ गए सीधे यहां पे, समझे कि नहीं, उठ गए, उठ करके एकदम हाय तौबा करने लगे, पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। तो ब्रेक जब ये अप्लाई हुआ तो आप देख सकते हैं यहां पर जो आदमी सिटिंग था बिहाइंड द ड्राइवर, तो वो आपका फॉल कर जाता है किधर, तो आप कहेंगे फॉरवर्ड। किधर फॉल करता है, फॉरवर्ड। क्यों हुआ, बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। कैसे, क्योंकि सर जब ये आदमी बैठा हुआ था उस समय इसका लोअर पार्ट मोशन में था, ये आपका मोशन में, ये भी पूरा मोशन में है, ये पूरा मोशन में था। जैसे ही अप्लाई हुआ तो ये, अब तो बाइक रुकी, अब ये जो रॉयल एनफील्ड थी ये रुक गई, ब्रेक अप्लाई करने पर ये स्टॉप हो गया। अब जैसे स्टॉप हुआ तो इसका जो लोअर पार्ट था, ये आपका लोअर पार्ट अगर हम बात करें कि लोअर पार्ट किसमें चला गया, रेस्ट में। लेकिन अपर पार्ट जो है ये अभी भी चाह रहा है कि भैया हम जो है वो मोशन में हैं, अपर पार्ट आर स्टिल इन मोशन। तो ये आपका किसका एग्जांपल हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन का, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें, इसी का एग्जांपल बात कर रहे थे ए और बी, आप कहेंगे बस और ट्रेन में आप देखे हैं
बस हो या आप कह सकते हैं ट्रेन हो, और ट्रेन में अगर हम लोग बात करें, अब ट्रेन भी तो चेंज हो गया है। चलिए, तो मान लीजिए कि ये आपका ट्रेन है और ये इधर है, दिस इज अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब यहां पर गेट के पास और खिड़कियां भी होती हैं और पीछे भी गेट होती है। चलिए मान लेते हैं। अब देखे होंगे ट्रेन में बैठ करके कि कोई कोई व्यक्ति क्या करता है ना कि यहां पर से सीधे जंप मारता है और वो चलने लगता है। जंप मारा और वो चल पड़ा। तो इस केस में अगर हम लोग करें, जो कभी ट्राई नहीं किए हैं, हम लोग भी सोचे कि भैया ट्रेन के गेट पे अब स्टेशन आने वाली है, हल्का सा ट्रेन स्लो हुआ, ट्रेन क्या हुआ, स्लो हुआ है, और हम लोग भी गेट से उतर जाते हैं। तो उस केस में आप ये देखिए कि बाबू साहब जब आप उतरिएगा तो ये आपका रोड है, प्लेटफॉर्म है, जो कि आपका रेस्ट में है। रेस्ट में कौन है? प्लेटफॉर्म तो रेस्ट में है। और जैसे ही आप कूदेंगे तो आपका लोअर पार्ट जो है वो किस में चला जाएगा? रेस्ट में चला जाएगा। कौन सा पार्ट? लोअर पार्ट। और अपर पार्ट हो जाएगा मोशन में, और आप कर जाएंगे फॉल डाउन, गिर जाएंगे। बातें समझ में आई? तो ये था आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड हम लोग बातें करने जाते कि सारा चीज विजुअलाइज करवा रहे हैं कि आप चीजों को बेहतर ढंग से समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बातें करने जा रहे हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या बातें करने जा रहे हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। चलिए, तो थर्ड हम लोग बातें कर ले रहे हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अब आप ये समझिए कि यू आर सिटिंग इन एन ऑटो। आप एक ऑटो में बैठे हैं, ऑटो में बहुत मजा आता है, इसका तो एकदम पूरा फील आप लीजिएगा कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। फिजिक्स फिजिक्स जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वही फिजिक्स है। तो अगर हम बात करें कि एक आपका, ये आपका कुछ रोड है, दिस इज अ रोड, ये आपका क्या हो गया? रोड हो गया। अब इस रोड पर आप ये समझिए कि एक ऑटो है। ऑटो कैसे बनता है? ऑटो ऑटो बना लेते हैं कुछ इस टाइप से। मान लीजिए ऑटो, और यहां पर आप बैठे, और भी लोग बैठे, दिस इज एन ऑटो। ये मूव कर रहा था किसमें? इन स्ट्रेट लाइन, इधर से ये चलता हुआ आ रहा था। अब ये रोड है जो कि कर्व नेचर का है, मुड़ा हुआ है। तो जब आप ड्राइवर, और ये खास कब आपको फील होगा? जब आप ड्राइवर के बगल में बैठिए ऑटो में। तो जब आप ड्राइवर के बगल में बैठे हैं और जब ये सडनली टर्न लेता है, तो पर्सन सिटिंग इन एन ऑटो, वो किधर फॉल करता है? वो फॉल करता है आउटवर्ड, वो बाहर की ओर फेंकाने लगता है, बाहर गिरने लगता है। तो वो जल्दी से क्या करता है? जल्दी से बगल वाले को पकड़, जो भी है बगल में, डंडा है, रस्सी है, जो भी सीट है, तो बगल में पकड़ लेता है। ठीक है, अब हुआ क्या इसमें? ये ऑटो जो था ये आपका मोशन में था। ऑटो किस में था? ऑटो किस में था? मोशन में। कैसा मोशन में था? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के मोशन में चल रहा था। तो सब कोई जो भी बैठे सारे मोशन में थे, स्ट्रेट लाइन में। चलो, सडनली आपका अचानक से जब टर्न हुआ, सडनली जब टर्न हुआ, तब क्या हुआ कि भैया हम तो बैठे हुए तो मोशन में, लेकिन हम तो चाहेंगे, जो पर्सन यहाँ पर बैठा वो चाहेगा कि कहाँ जाना है, क्या चाहेगा? चाहेगा कि मोशन में रहे, वो भी स्ट्रेट लाइन में। लेकिन ये ऑटो जब टर्न हुआ तो ये आपका स्ट्रेट लाइन में ही जाना चाह रहा था। ठीक है, इसीलिए ये फॉल आउटवर्ड होता है। दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं कि जब आपका रेनी सीजन की बातें कर लेते हैं, रेनी सीजन की बात कर लेते हैं। देखिए कि अगर आप बाइक चला रहे हैं, आप क्या चला रहे हैं? कोई भी बाइक चलाइए, छोटा मोटा साइकिल चलाइए, बाइक चलाइए। ठीक है जी, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टायर में, इस टायर में क्या लगा हुआ है? मड। क्या लगा हुआ है? मड, कीचड़ लगा हुआ। वो आपका टेंजेंशियली क्या करता है? बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है? तो दिस इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। बातें समझ में आ गई? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसका सेकेंड पार्ट जल्द लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आप देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉज, मोमेंटम, थर्ड लॉ, उसके एप्लीकेशन, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल। टोटल 3 पार्ट में ये चैप्टर आपका खत्म होगा। तब तक के लिए थैंक यू। और थैंक यू से पहले अगर आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें तो और भी अच्छा होगा, है ना, ताकि नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता चला जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।